धन्यवाद आप लोगों का। और सबसे पहले धन्यवाद हसन जी का, रामा जी का, जैक साहब का, एंटनी साहब का, रईस साहब का और तमाम उनकी पूरी टीम का, जिन्होंने हमें गोवा में बुला करके अपनी बात रखने की अपॉर्चुनिटी दी। दिल्ली से आंदोलन 2019 में मोदी जी की सरकार चुने जाने के बाद 30 मई को शुरू हुआ और तब से लेकर अब तक लगातार ये आंदोलन चलता हुआ आ रहा है। ईवीएम हटाओ, संगठन का नाम है ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा। और इस मोर्चे के अंदर 100 से ज्यादा संगठन ऐसे हैं जिसमें बड़े बड़े आंदोलन के योद्धा हैं। यह भी आपको जानना जरूरी है। आप ये ना समझे कि ये 2-3 लोग दिल्ली से आगे अपनी बात रख करके चले गए। इस देश के अंदर सबसे बड़ी लड़ाई किसानों ने लड़ी। जो किसान आंदोलन की जो पूरे देश की टीम है किसानों की, उन सब ने राष्ट्रीय स्तर पर सहमति और प्रस्ताव पास करके इस ईवीएम के हटाने के आंदोलन के अंदर हमें सहयोग और समर्थन की घोषणा की है। पूरे देश के अंदर जो सबसे बड़ा संगठन है, ऑल पेंशन स्कीम को लागू करने वाला, वो सब लोग हमारे साथ हैं। देश की तमाम ट्रेड यूनियंस, कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉई, सामाजिक संगठन, कुल मिलाकर के 100 से ज्यादा संगठन इस देश के ऐसे हैं जो मात्र पिछले 1 महीने के अंदर एकजुट हो चुके हैं। हमने दोस्तों एक मिस कॉल नंबर जारी किया था। आप भी उस मिस कॉल नंबर को याद कर ले, अपने मोबाइल में फीड कर ले। मैं आपको नंबर बता देता हूं। मिस कॉल का नंबर है 966 77 22 062। एक बार फिर बोल रहा हूं, 966 77 22 062। आपको जानकर के प्रसन्नता हुई होगी कि इस मिस कॉल पर ईवीएम हटाने के आंदोलन को समर्थन देने के लिए कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इस देश के तमाम नागरिक प्रतिदिन 1 लाख से ज्यादा मिस कॉल कर रहे हैं। 1 लाख से ज्यादा मिस कॉल डेली आ रही है। आप लोगों से भी विनती है कि इस आंदोलन को मजबूती देने के लिए, और जो रिकॉर्ड है जो आप मिस कॉल कर रहे हैं, वो सारे नंबर हमारे पास इकट्ठे हो रहे हैं। वो एक रिकॉर्ड बन रहा है। हो सकता है उसकी जरूरत पड़े चुनाव आयोग के लिए, हो सकता है उसकी जरूरत पड़े सुप्रीम कोर्ट को दिखाने के लिए कि देश की कितनी बड़ी तादाद के लोग इस देश के अंदर ईवीएम से इलेक्शन कराने के समर्थक नहीं है। इस देश की जनता बैलेट पेपर से चुनाव कराने के लिए देश की सड़कों पर उतरने वाली है। इसलिए गोवा के तमाम साथियों से भी मेरी अपील है कि आप इस मिस कॉल नंबर पर अपना मिस कॉल करें, अपने परिवार के साथियों का मिस कॉल कराएं, अपने बच्चों से कराएं, अपने मोहल्ले वालों से कराएं, ताकि देश के अंदर एक छोटे से प्रदेश की आवाज ये गूंज सके कि गोवा एक छोटा सा प्रदेश होने के बावजूद भी अगर सड़क पर आ सकता है, तो इस देश के बड़े सूबे के जो राज्य हैं उनको भी सड़क पर आना पड़ेगा। इसकी शुरुआत कहां से हुई, ये आंदोलन क्यों हुआ? बहुत सारे लोग ये कहते हैं, मिलेंगे आपको कहते हुए लोग, क्योंकि ये लोग बहुत चालाक हैं, जिनकी बात अभी
सिंह जी ने करी। ये वो लोग हैं जिन्होंने एक ही दिन के अंदर गणेश जी को चम्मच से दूध पिला दिया था। आप याद करो, इनका नेटवर्क उस तरीके का है अफवाह फैलाने का। इनमें से बहुत सारे लोग आपको ये कहते मिलेंगे कि भारतीय जनता पार्टी चूंकि जीत रही है और कांग्रेस हार रही है, इसलिए लोगों को जलन हो रही है, इसलिए ये सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं। हमारे संयुक्त मोर्चे का ये मानना है कि चुनाव के अंदर कोई भी राजनीतिक दल जीते या कोई भी राजनीतिक दल हारे, ये हमारे एजेंडे का पार्ट नहीं है। हमारे एजेंडे का पार्ट ये है कि एक वोटर को दिया गया वोट उसके मन चाहे प्रत्याशी की झोली में जा भी रहा है या नहीं जा रहा। हम पारदर्शी चुनाव की बात कर रहे हैं, हार जीत की बात हम नहीं कर रहे। आपको जानकर के 2-3 घटनाओं के माध्यम से आपको समझाता हूं। मैं स्वयं और मेरे जैसे देश के अंदर सैकड़ों लोग ऐसे हैं जिन्होंने चुनाव लड़ा। आप सोचिए, जब चुनाव लड़ता है प्रत्याशी तो अपने घर के तमाम सारे संसाधन दांव पे लगा करके चुनाव लड़ता है, क्योंकि पैसा लगता है चुनाव में। वो वोट देने जाता, सबसे पहले वोट वो अपने ही देता है, क्योंकि दिन में उसको घूमना पड़ता है। प्रत्याशी ने चुनाव लड़ा और प्रत्याशी ने अपना वोट डाला, अपनी घरवाली का डाला, अपने बच्चों का डाला, मां का डाला, बाप का डाला, भाई का डाला, बहन का डाला, अपने पड़ोसियों का डलवाया, अपने रिश्तेदारों का डलवाया। और जिस दिन काउंटिंग हुई, उस दिन काउंटिंग में उस प्रत्याशी को जो लाखों रुपए लगा के चुनाव लड़ता है, उस प्रत्याशी को मात्र 0 वोट मिला। अब आप सोचिए, आप बुद्धिजीवी हैं, मान लिया मैं अपनी ही बात कर रहा हूं, भाई हो सकता है मेरी घरवाली मेरे से नाराज हो, मुझे वोट ना दिया हो सकता है मदर भी नाराज हो, बहन भी नाराज हो सकती है, बच्चे भी नाराज हो सकते हैं, पूरी गली की गली भी नाराज हो सकती है। लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं चुनाव आयोग से कि जो बटन मैंने खुद को वोट देने के लिए दिया, मेरा खुद का वोट कहां चला गया, वो सीन में ये बताया जाए मेरे को। ये सवाल है अपने आप में या नहीं है, आप बताएं मेरे को। देखिए, हम ये कहते हैं कि हम विश्व के अंदर, वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़े डेमोक्रेटिक सेटअप का देश है। सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा है। क्यों है? इसलिए है कि जब 2 प्रतिद्वंदी चुनाव के अंदर उतरते हैं तो जिस प्रत्याशी को ज्यादा वोट मिलता है वो प्रत्याशी पार्लियामेंट के अंदर जाता है। बहुत सारे केस ऐसे होते हैं जिसमें सेकंड विनर प्रत्याशी सिर्फ 1 वोट से चुनाव हारे हैं। ऐसा है या नहीं है? जो 1 वोट से चुनाव हार जाता है वो तो ना विधानसभा में जाएगा ना पार्लियामेंट में जाएगा। भाई जाएगा तो वही जो जीता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे देश में हर एक वोट की कीमत है, और जो जीतेगा वही सिकंदर, वही पार्लियामेंट में जाएगा, वही विधानसभा में जाएगा। लेकिन यहां क्या हो रहा है? यहां यह हो रहा है कि 2014 और 2019 के चुनाव में उस समय तत्कालीन जो चुनाव के मुख्य कमिश्नर थे, मोदी जी ने उनको पटाया है। एक मिस्टर कुरैशी है और एक यादव जी है, रावत, एक रावत जी है। वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं, पहले स्टेटमेंट देते हैं कि ईवीएम का हैक नहीं किया जा सकता, और बाद में वो कहते हैं कि ईवीएम के अंदर 2% की एरर हो सकती है। अब जितने पढ़े लिखे साथी मेरी आवाज सुन रहे हैं,
एक पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर 10 लाख वोटर होते हैं। गोवा में कम है, छोटा प्रदेश है, लेकिन 10 लाख वोटर होते हैं अमूनन होस्टन। अब अगर 10 लाख वोटर वोट डाल रहे हैं किसी पार्लियामेंट सीट के ऊपर, तो 2% एरर का मतलब कितने हो गए? 20,000 वोट। सीधा सीधा आंकड़ा है भाई, 2% से 20,000 हो गए नहीं हो गए? तो वो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं वो कह रहे हैं कि 20,000 वोट इधर से उधर हो सकता है। अब आप मुझे बताएं कि जो प्रत्याशी मात्र 1 वोट से हारता है, जो प्रत्याशी 100 वोट से हार जाता है, बहुत सारी सीटें 1,000 के अंतर से हारी जा और जीती जाती है, तो अगर 2% की वेरिएशन एरर के अंदर है तो इस देश के अंदर लोकतंत्र कहां बचा? कहीं बचा है? कहीं नहीं बचा। 2019 के चुनाव में 373 पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी थी जहां पर जितना वोट पड़ा चुनाव आयोग के चुनाव के रिकॉर्ड से, और जब काउंटिंग हुई तो वहां पर चुनाव आयोग के डिक्लेयर किए हुए चुनाव के दिन के वोट से ज्यादा वोट निकला। तो कहां से आ गया वोट भाई? अगर मशीनें सही हैं तो कहां से आ गया वोट? ये एक शक पैदा करने वाली घटनाएं हैं, ये नहीं है। जैसे ही ये आंकड़े आए तैसे ही हमने 30 मई 2019 को इस आंदोलन का बिगुल फूका था, जिसको लेकर के आज गोवा की धरती पे हम आपके बीच में आए हैं। एक बूथ, एक एग्जाम्पल और दे रहा हूं, एक बूथ ऐसा है उस पे मात्र 90 वोट हैं, मतलब टोटल वोटर्स की संख्या 90 और 70% वोट कास्टिंग हुई, तो वोट कितनी निकलनी चाहिए? 63। भाई 90 वो टोटल है, 70% वोटिंग हुई, तो जब काउंटिंग होगी तो कितनी वोट निकलनी चाहिए? 63 निकलनी चाहिए ना, ईमानदारी से, रिकॉर्ड के हिसाब, कैलकुलेशन और कैलकुलेटर के हिसाब। आप जानकर ताज्जुब में रह जाएंगे कि जिस बूथ पर मात्र 90 वोटों की संख्या थी, जब काउंटिंग हुई, एट द टाइम ऑफ द काउंटिंग वहां पर वोट निकला 171, 171 वोट निकला। तो जो हारा, जिस कैंडिडेट ने चुनाव हारा, उसने वहां पर हल्ला किया, वो तो करेगा कि भाई वोटर ही जब 90 थे तो इतनी वोट कहां से निकला? तो वहां पर चुनाव आयोग ने आनन फानन में इस देश की जनता को, माइंड को अयवाज करने के लिए 5 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। ये घटनाएं वो हैं जिनका आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है कि क्यों ईवीएम के मुद्दे को लेकर के हम लोग रोड पर आए, क्यों ईवीएम के मुद्दे को लेकर के देश के सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के तमाम वकील, तमाम साइंटिस्ट, तमाम इंजीनियर, तमाम डॉक्टर क्यों रोड पर उतर रहे हैं? क्यों हम बार बार गिरफ्तारियां दे रहे हैं? क्यों भानु प्रताप जी गिरफ्तारियां दे रहे हैं? क्यों महमूद प्राचा जी गिरफ्तारियां दे रहे हैं? क्यों हमारी टीम को बार बार डिटेन किया जा रहा है? क्योंकि वहां पर दाल में काला है, और दाल में काला ही नहीं है, पूरी की पूरी ही दाल वहां पर काली है। कैसे काली है वो इन्होंने अपना सारा सिलसिलेवार आपको बताया है कि चोर भी वही, पुलिस भी वही और जज भी वही। तो फैसला कहां से होगा? फैसला तो नहीं हो सकता ना। फिर ईवीएम को बना भी वही रहे हैं, चला भी वही रहे हैं और जीत भी वही रहे हैं। तो ये व्यवस्था अगर इस देश के अंदर दोस्तों होगी तो फिर तो जो एक बार गद्दी पर बैठ गया वही बनता रहेगा, फिर और को किसी को मौका नहीं मिलेगा। और ऐसी व्यवस्था के अंदर हमेशा तानाशाह जन्म लेते हैं। जहां पर प्रबल विपक्ष नहीं होता, जिस देश में प्रबल विपक्ष की भूमिका नहीं रहा करती, वहां पर हमेशा तानाशाह पैदा होते हैं
में हैं, बहुत सारे सबूत हैं आपके बीच में। आपको अगर याद होगा, इन बहनों को ज्यादा याद होगा, 9 सितंबर 2016 का दिन पूरे देश को याद है। कोई बताएगा क्या हुआ था? भूल गए। 9 सितंबर को रात को एक दाढ़ी वाले भाई साहब नरेंद्र दास मोदी टीवी पर अवतरित होते हैं रात को 8 बजे। इनको याद आ गए, कह रहे 8 बजे आए थे। चलो 8 और 9 तो आए, 8 9। देखिए, मैं सिर्फ घटना की बात करा रहा हूं। और उन्होंने आकर के बिना मंत्रिमंडल की सलाह, बिना पार्लियामेंट में बिल पास हुए, बिना विपक्ष से बात किए रात को घोषणा करी कि आज रात के 12 बजे से 500 और 1000 के वोट बंद हो जाएंगे। हुआ था? ऐसा नहीं हुआ था। सब लोगों ने विरोध किया, लेकिन उन्होंने अपनी तानाशाही नहीं छोड़ी और नोट बंद हुए। देश की कितनी बदहाल स्थिति हुई, कितनी बहन बेटियों की शादियां प्रभावित हुई, कितने बुजुर्ग लोगों के होने वाले ऑपरेशन प्रभावित हुए, लेकिन जो उसने तानाशाही में किया और कहा वही हुआ। जब इस देश के अंदर लॉकडाउन हुआ, बिना तैयारी के पूरे देश को लॉकडाउन में ढकेल दिया। करोड़ों करोड़ों मजदूर शहरों से अपने गांव तक पैदल जाने के लिए मजबूर हुए। वो बदहाल स्थितियां आपने वीडियो के माध्यम से सबने देखी। इसके अलावा कश्मीर में धारा 370 लगाने के लिए पूरे कश्मीर को बंदूक की नोक पर बंदी बना दिया गया और वहां पर किसी को हिलने नहीं दिया गया। इंटरनेट सब बंद कर दिए गए। आपने नोटबंदी भी देखी, आपने लॉकडाउन की बंदी भी देखी, आपने तालाबंदी भी देखी। अब मैं आपसे ये पूछता हूं दोस्तों कि कल अगर यही सरकार इस ईवीएम से चुन करके आएगी और उसने फिर टीवी पर उतर करके कह दिया कि अब तुम्हें वोट देने की जरूरत नहीं है, अगर उसने फिर वोट बंदी का ऐलान कर दिया, तो इस गरीब आदमी के अधिकारों का और हक और हकूक का क्या होगा, इस लोकतंत्र और प्रजातंत्र का क्या होगा, आज ये सोचने का विषय। उस दिन आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य का क्या होगा? कल आपका बच्चा बड़ा होकर के ये पूछेगा कि जब देश में इतना बड़ा घोटाला चल रहा था, जब देश में ईवीएम का आंदोलन चल रहा था, तो डैडी आप कहां थे? आप घर में क्यों सो रहे थे? अगर आप भी आंदोलन में आ गए होते तो शायद हमारे अधिकार बच जाते। ये सवाल आपका बच्चा आपसे पूछेगा, मम्मी से भी पूछेगा और पापा से भी पूछेगा। आपके पास अगर आज आप आंदोलन में ना उतरे तो आपके पास आपके बच्चे के सवाल का जवाब देने के लिए हिम्मत नहीं होगी। उस बच्चे के सवाल का जवाब आप नहीं दे पाएंगे। अगर आपको अपने अधिकार बचाने हैं तो लड़ना तो आपको पड़ेगा। आज नहीं लड़ोगे तो कल लड़ोगे, और कल नहीं लड़ोगे तो 1 साल बाद लड़ोगे। ही जी एक चळवळ जी चालू केल्या दिल्लीची आमचे एडवोकेट्सांनी आणि तांचे वांगड्यांनी, हे गोंयाक पावपा खातीर देवान म्हाका ही इनिशिएटीव दिवपाक विचलो आणि तुम्ही भरपूर म्हाका साथ दिलो। हे खातीर हांव तुमचो सगळ्यांचो देव बरें करूं म्हणटा।